हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। इस टॉपिक के पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्टरी पोर्शन को समझने का कोशिश किया था। इस लेक्चर में हम लोग श्री अरविंद के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल थॉट को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस अगले लेक्चर को। तो हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कांग्रेस लीड कर रही थी। तो कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जो कि लीड कर रही थी नेशनल मूवमेंट को। तो अरविंद इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे। श्री अरविंद इस कांग्रेस पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे कि यह कांग्रेस पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अच्छे से लीड करेगी। लेकिन होता क्या है, वो बहुत नाराज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा निराश होते हैं जब देखते हैं कि कांग्रेस में एक अलग टाइप का कल्चर चल चुका है। कांग्रेस मिसलीड हो चुका है। मुख्य धारा जो स्वतंत्रता का लड़ाई था, उस लड़ाई को छोड़ करके एक अलग टाइप का कल्चर कांग्रेस में शुरू हो चुका है। वह कल्चर क्या था? तो एक ऐसा कल्चर, मतलब कि डिबेटिंग क्लब मेंटालिटी हो चुका था। मतलब डिबेटिंग क्लब मेंटालिटी इस सेंस में बोला जाता है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ जितने भी लीडर्स थे वो बैठक करते थे, अधिवेशन कांग्रेस का होता था और उस कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ डिबेट होता था, बात विवाद होता था। यहाँ के समस्याओं को लेकर के जो भी समस्या होता था उस समय स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के, बस एक वाद और विवाद होता था और कुछ कार्य नहीं होता था। जैसे कार्य एक्टिविटी जैसे होता है कि कुछ हम लोग कर क्या रहे हैं, रोड पे क्या कर रहे हैं, कुछ आंदोलन क्या कर रहे हैं, आंदोलन होता ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अधिवेशन होता था, वाद विवाद होता था, डिबेट लोग कर लिए और बस उसके बाद खत्म, ऐसे ही चलता था। तो इससे बहुत ज़्यादा निराश होते हैं अरविंद और वो कांग्रेस के मेथड को विरोध करते हैं। कांग्रेस का जो मेथड था स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करने का, उसको अपोज करते हैं। वो कांग्रेस में जो भी मॉडरेट्स, कांग्रेस के अंदर जो एक लिबरल धड़ा था, जो जिसको कि हम लोग नरम दल बोलते हैं, उस लिबरल धड़ा को मॉडरेट्स बोला जाता था। तो मॉडरेट्स को श्री अरविंद लॉयलिस्ट कह करके पुकारते हैं। लॉयलिस्ट कह करके मतलब कि वफादार, अंग्रेजों के वफादार कह करके पुकारते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वे अरविंद, वे उनका मानना था कि स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इंडिया को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे, जो लिबरल थे, उनका मानना था कि कॉलोनियल सेल्फ रूल इंडिया में चल सकता है। मतलब कि इंडिया कॉलोनी रहेगा इंग्लैंड का, ब्रिटिशर्स का, लेकिन हम लोग सेल्फ रूल करेंगे। मतलब कि यहाँ शासन रहेगा अंग्रेज का है, लेकिन हम लोग शासन में भागीदारी किसकी होगी? इंडियंस की। एक इनका मानना था। एक कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे, जो लिबरल मेंटालिटी वाले लोग थे, जो नरम दल थे, नरम विचार वाले, नरम दल जिसको बोला गया, उनका मानना था। तो इस तरह से अरविंद का विचार था कि नहीं, मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इंडिया तब तक सही नहीं होता है, हो सकता है जब तक कि इंडिया पूर्ण स्वतंत्र न हो जाए। इस तरह से उनका मानना था कि जो भी फॉरेन रूल होता है, जो भी फॉरेन रूल होता है, विदेशी शासक होता है, विदेशी शासन होता है, वो अननेचुरल होता है, कभी स्वाभाविक नहीं होगा, अस्वाभाविक होता है। और जितने भी देश हैं वर्ल्ड के, वो सारे देश एक यूनिक कल्चर को कैरी करते हैं, उनका एक यूनिक कल्चर होता है। तो इस तरह से हर एक देश का जब यूनिक कल्चर होता है, तो कोई अगर दूसरा देश किसी देश पे अगर शासन करता है तो वह अपना कल्चर को थोपना चाहता है, वह अपना कल्चर को थोपना चाहता है। इस तरह से वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ जो ब्रिटिशर्स शासन कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल रूप में, यहाँ पे पॉलिटिकल रूप में वो लिमिट नहीं रह सकते हैं। मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में ही सिर्फ सीमित नहीं रह सकते हैं। और राजनीतिक गुलामी हम लोग को नहीं बना रहे हैं। राजनीतिक गुलाम तो बनाए ही हैं, वो तो इंडिया कॉलोनी है ही इंग्लैंड का। लेकिन यहाँ इंग्लैंड इकोनॉमिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी इंडियन को गुलाम बना रहा है, मोरल रूप से भी और कल्चरल रूप से भी गुलाम बना रहा है इंग्लैंड इंडिया को। इस तरह से अरविंद ब्रिटिशर्स को उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में एक कुछ वैसा सभ्य समाज को लेकर के नहीं आ रहा, कि सभ्यता को लेकर के, कि हम जैसे ब्रिटिशर्स का मानना था, इंग्लैंड का मानना था कि वो शासन नहीं कर रहा है इंडिया पर, वो यहाँ के लोगों को सभ्य बना रहा है, यहाँ के लोगों को सभ्य बना रहा है। तो अरविंद का मानना था कि नहीं, ब्रिटिशर्स यहाँ ऐसा नहीं कि नोबेलिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, यहाँ नोबेलिटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, वो मोरल वैल्यूज को, अपने मोरल जो वैल्यूज है वो थोप रहे हैं।
और इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जितना भी हो सके, जिस भी रास्ता से हो सके, जितना भी हद तक हो सके भारत का शोषण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ नोबेलिटी को फैला रहे हैं। नोबेलिटी के फैलाने के नाम पर, नोबेलिटी को स्प्रेड करने के नाम पे, यहाँ सभ्य बनाने के नाम पर वो भारत को शोषित कर रहे हैं। इस तरह से वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं और कांग्रेस को वो बोलते हैं कि कांग्रेस क्या है, परमानेंट ओपोजिशन का रोल निभा रहा है। कांग्रेस क्या कर रहा है, तो अंग्रेज यहाँ रूलिंग गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का ओपोजिशन जो पार्टी है वो कांग्रेस है। इस तरह से परमानेंट ओपोजिशन का जो रोल था कांग्रेस का, उसको क्रिटिसाइज करते हैं अरविंद। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो मानते हैं, उनका मानना होता है, श्री अरविंद का मानना होता है कि कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए। कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी जाकर के हमारा स्वतंत्र राष्ट्र बन पाएगा, हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो पाएगा। नहीं तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ डिबेटिंग क्लब मेंटालिटी और अंग्रेजों का जो भी रूल रेगुलेशन उसको अपोज करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें पूर्ण रूप से विरोध करना पड़ेगा अंग्रेज को और पूर्ण स्वतंत्रता का मांग करना पड़ेगा यहाँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं अब उनका जो एक थ्योरी है पैसिव रेजिस्टेंस का, तो हम लोग उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर श्री अरविंद इस थ्योरी के द्वारा क्या बताना चाहते हैं और यह थ्योरी किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस को समझने का कोशिश करते हैं। तो अरविंद इस थ्योरी के द्वारा बताते हैं कि भारत दो तरीके से स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। भारत स्वतंत्रता को दो तरीके से प्राप्त कर सकता है। पहला तरीका होगा ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब कि एक सक्रिय विरोध को अपना करके यहाँ के लोग संगठित होंगे और सक्रिय विरोध करेंगे। उस सक्रिय विरोध के अंतर्गत क्या होगा, एक्टिव रेजिस्टेंस के अंतर्गत क्या होगा कि राइट होगा, असैसिनेशन होगा, स्ट्राइक होगा, रिवोल्ट होगा, मतलब कि जितने भी तरह के अहिंसक कदम होगा, सॉरी अहिंसक मैंने बोल दिया, हिंसक कदम होंगे जितने भी तरह के, जो भी जिससे कि अंग्रेज परेशान हो जाए, अंग्रेजों के खिलाफ राइट, उनका जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है उनके खिलाफ जितना भी वो रिवोल्ट, स्ट्राइक, उनको काम करने नहीं देना है। जहां पे भी अंग्रेज हों उनके खिलाफ हमेशा होता है ना, एक हिंसक आंदोलन चलते रहना चाहिए। और इस मेथड को वो बोलते हैं कि इस मेथड को हम लोग फॉलो करने में थोड़ा असमर्थ हैं। भारतीय इस एक्टिव रेजिस्टेंस को फॉलो करने में असमर्थ है, क्योंकि भारतीय लोग, भारत इंडिया वो मिलिट्री रूप से कमजोर है इंग्लैंड से, ब्रिटिशर्स से मिलिट्री के मामले में कमजोर है। अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर है, वो पावरफुल है मिलिट्री के मामले में, उनके पास गोला बारूद तोप सारा चीज है। और भारतीयों के पास क्या था, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही जो हथियार होते हैं हाथ से चलाने वाले हथियार, उसी तरह से, और कुछ नहीं थे। तो इस तरह से मिलिट्री रूप से कमजोर थे इंडियंस। तो वो मानते हैं कि एक्टिव रेजिस्टेंस जो है वह सफिशिएंट नहीं है, वो अच्छा नहीं, मतलब फेवरेबल नहीं है। इसलिए वो एक दूसरा तरीका बताए हैं, वो तरीका को अपनाने की बात करते हैं। तो वो दूसरा तरीका क्या था, तो पैसिव रेजिस्टेंस। तो इसी पैसिव रेजिस्टेंस को एडप्ट करके भारत को स्वतंत्र कराने की बात करते हैं अरविंद। तो अब हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं कि इस पैसिव रेजिस्टेंस के अंतर क्या होता है। तो उनका मानना था कि इस पैसिव रेजिस्टेंस के अंतर्गत इंडियंस को अंग्रेजों का जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी यहाँ उनका ब्यूरोक्रेसी काम कर रहा है, उससे डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा डिपेंडेंसी को। जैसे यहाँ के लोग थे तो अंग्रेजों का जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा था, जैसे में कोर्ट हो गया, कलेक्टेरिएट हो गया, यहाँ पे जो भी उस तरह के टैक्सेशन सिस्टम हो गया, वो सारे लोग होता है ना उससे एसोसिएटेड थे, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट किए हुए थे, इंडियन एक्सेप्ट किए हुए थे। तो वही मानते हैं कि उस जो भी यहाँ का जो फॉरेन गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिशर्स का जो भी इंस्टीट्यूशंस थे काम कर रहे थे, जो ब्यूरोक्रेटिक यहाँ सिस्टम काम कर रहा था, उन सारे सिस्टम से इंडियंस को अलग होना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने दो रास्ते बताए। पहला रास्ता था कि खुद का एक
इंस्टीट्यूशन, पैरेलल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना। जैसे में कि स्कूल, अंग्रेजों का स्कूल चल रहा था, अंग्रेजों का कोर्ट था, तो इस तरह से वो बात करते हैं कि यहाँ एक पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनाया जाना चाहिए, जैसा कि स्कूल होगा, और उसी स्कूल में जो भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा स्कूल, उसी स्कूल में भारतीयों के बच्चे पढ़ेंगे। कोर्ट, जब भी एक लोकल कम्युनिटी कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, उस लोकल कम्युनिटी कोर्ट में जो भी केस होंगे वो लोकल कम्युनिटी कोर्ट में जाएंगे केस, न कि अंग्रेजों के जो कोर्ट थे, काम कर रहे थे, उन अंग्रेजों के कोर्ट में जाएंगे केस। इस तरह से वो फर्स्ट रास्ता बताते हैं। और दूसरा रास्ता क्या था कि जो भी अंग्रेजों का जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहा था उसका अपोज करना, उसको अपोज करना मतलब कि सीधे विरोध करना उसको, जैसे स्कूल का विरोध करना, कोर्ट का विरोध करना, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का विरोध करना। इस तरह से वे पैसिव रेजिस्टेंस को समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर वो बताते हैं कि सेल्फ हेल्प मतलब स्वदेशी को अपनाओ। जो इंडिया में इंडियन का खुद का एक बनाया हुआ जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहा है उसको एडप्ट करने की बात करते हैं, मतलब कि वो स्वदेशी को प्रमोट करने की बात करते हैं, स्वदेशी। और उसी तरह से स्वदेशी मतलब सेल्फ हेल्प, मतलब जो भी मुझे चाहिए हम खुद से उसको बनाएंगे, खुद से क्रिएट करेंगे, इसे सेल्फ हेल्प बोला गया है। और उसी तरह से वो अपोजिशन ऑफ विदेशी, मतलब जो भी विदेशी चीज होगा, अंग्रेजों के बनाया गया जो भी चीज होगा उसको हम अपोज करेंगे, उसको हम अपोज करेंगे। और यह दोनों चीज मतलब कि अपना स्वदेशी का निर्माण करेंगे और जो विदेशी अंग्रेजों का चीज है उसको विरोध करेंगे। यह दोनों चीज सेम टाइम में होगा। यह कब होगा? तो दोनों चीज सेम टाइम में होगा, तभी जाकर के हम पैसिव रेजिस्टेंस को इंप्लीमेंट कर पाएंगे और सक्सेसफुल कर पाएंगे इसे। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब श्री अरविंद क्या करते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस को इंप्लीमेंट करने के 4 एरिया बताते हैं कि बेसिकली 4 एरिया में यह रेजिस्टेंस को इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है। पहला एरिया इकोनॉमी को मानते हैं कि जो भी यहाँ आर्थिक जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें हमको इकोनॉमिक रूप से अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। दूसरा एजुकेशन को, एजुकेशन जैसा स्कूल यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी काम कर रहा था, सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ था, तो हम लोग को उसमें नहीं जाना है, हम लोग को उसको विरोध करना है। तीसरा जुडिशियल सिस्टम, यहाँ जो कोर्ट जो काम कर रहा था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, तो हम लोग उसमें पैसिव रेजिस्टेंस को इंप्लीमेंट करेंगे जुडिशियल सिस्टम में। चौथा था एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ जो भी ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम कर रहा था, जैसे में ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था। इस तरह से 4 मेजर एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस को लागू करने के लिए। पहला इकोनॉमिक, दूसरा एजुकेशन, तीसरा जुडिशियल सिस्टम, चौथा एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं, वो बताते हैं कि जो टैक्सेशन, यहाँ टैक्स कर लगा करता था, किसान लोग टैक्स देते थे, तो वो बोलते थे कि टैक्स भी होता है ना, नहीं देना है, टैक्स भी पैसिव रेजिस्टेंस के अंतर्गत ही उसको रखना है, और टैक्स को भी नहीं देना है, टैक्सेशन भी हम लोग नहीं पे करेंगे अंग्रेजों को। लेकिन यह कब होगा? यह फाइनल स्टेज में होगा, यह फाइनल स्टेज में होगा, यह फर्स्ट स्टेज में नहीं होगा। अगर फर्स्ट स्टेज में हम लोग अगर टैक्स को देना बंद कर देंगे तो फिर अंग्रेज लोग हम लोग को ब्रूटली कुचल सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि टैक्सेशन का जो पेमेंट होगा, टैक्स का जो पेमेंट होगा, वो टैक्स के पेमेंट को हम लोग लास्ट स्टेज में बंद कर देंगे। पैसिव रेजिस्टेंस का जो लास्ट स्टेज होगा उस स्टेज में हम लोग पेमेंट को बंद कर देंगे, अंग्रेजों को देना, टैक्स को देना बंद कर देंगे। अरविंद के अनुसार कांग्रेस क्या कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्ट्रेटजी को ही फॉलो कर रहा था। फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या था? तो सेल्फ हेल्प मतलब क्या कि अपने खुद से क्रिएट करेंगे और खुद पे डिपेंड होंगे। अंग्रेजों का जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे उन इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड नहीं होंगे। तो अरविंद का मानना था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्ट्रेटजी अपना रहा है, सेल्फ हेल्प का। सेल्फ हेल्प में कांग्रेस क्या कर रहा था, जैसे कि वो खुद यहाँ पे खादी का एक जो खादी से कपड़ा बनाना, चरखा से कतली से काटना, सूत काटना, और सूत काट करके सूत से खुद का कपड़ा बनाकर खुद का पहनना। इस तरह से अरविंद का मानना था कि कांग्रेस क्या कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्ट्रेटजी को ही अपना रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अरविंद का मानना था। श्री अरविंद बताते हैं कि एक्टिव रेजिस्टेंस और पैसिव रेजिस्टेंस में बहुत ही नैरो लाइन है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है दोनों के बीच में। एक्टिव रेजिस्टेंस में और पैसिव रेजिस्टेंस में छोटा सा एक लाइन है, छोटा सा गैप होगा। छोटा गैप कैसे होगा? तो बताते हैं कि हम लोग को पैसिव रेजिस्टेंस तब तक ही करना है जब तक कि अंग्रेज लोग हिंसा पे न उतर जाएं। अगर अंग्रेज लोग हिंसा का सहारा लेते हैं हमारे पैसिव रेजिस्टेंस को बंद करवाने के लिए, तो फिर हम लोग एक्टिव रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे, हम लोग एक्टिव रेजिस्टेंस को लेकर के उतर जाएंगे। इस तरह से वो बताते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस और एक्टिव रेजिस्टेंस के बीच में पतली सी लाइन होगी, और जब अंग्रेज हिंसा पे उतारू हो जाएंगे, जब अंग्रेज हिंसा को अपना लेंगे हमारे रेजिस्टेंस को कुचलने के लिए, तो फिर हम लोग एक्टिव रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे। इस तरह से श्री अरविंद पैसिव रेजिस्टेंस को समझाने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब उनके कल्चरल नेशनलिज्म के कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कल्चरल नेशनलिज्म को समझते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म को समझाते हुए वो बोलते हैं, उनका मानना होता है श्री अरविंद का कि जो भारतीय स्वतंत्रता है, भारतीय स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है सही, सिर्फ भारतीयों के लिए फायदेमंद नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता पूरे वर्ल्ड के लिए फायदेमंद है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छाई है। अब उसको कैसे समझाने का कोशिश करते हैं? वो बताते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, इंग्लैंड का, यूरोप का, अमेरिका का, वह मैटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। वहां के लोग भौतिकवादी होते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी को जीना चाहते हैं। वे स्पिरिचुअलिटी रूप से वो वंचित हैं, आध्यात्मिक रूप से वो वंचित हैं। उनके पास आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं है, वो आध्यात्मिकता को नहीं समझ पाए, आध्यात्मिक सुख क्या होता है वो नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख को जानते हैं। इसलिए पश्चिम जो वाले लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता वाले जितने भी लोग हैं, उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, आध्यात्मिक गाइडेंस की जरूरत है, उनको आध्यात्मिक टीचिंग चाहिए। इस तरह से वो बोलते हैं कि भारतीयों के पास, भारत के पास एक अच्छा खासा कैपेसिटी है, एक अच्छा खासा शक्ति है कि वह गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस मतलब कि आध्यात्मिकता को पूरे वर्ल्ड भर में स्प्रेड करें और पूरे वर्ल्ड को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करें, स्पिरिचुअलिटी की शक्ति प्रोवाइड करें। इस तरह से वो बताते हैं कि भारतीय के पास एक अच्छा खासा क्षमता है, एक अच्छा खासा शक्ति है कि उस स्पिरिचुअलिटी को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करे, पूरे वर्ल्ड को एक आध्यात्मिक सुख की अनुभूति को प्रदान करें। इस तरह से वो कल्चरल नेशनलिज्म को समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस कल्चरल नेशनलिज्म के अंतर्गत वो क्या समझाते हैं। श्री अरविंद का मानना होता है कि भारत को कभी भी पश्चिमी सभ्यता का कॉपी नहीं करना चाहिए, भारत को कभी भी पश्चिमी सभ्यता का कॉपी नहीं करना चाहिए, यह भारत के लिए सही नहीं होगा। और वो बताते हैं कि भारत का जो इतिहास रहा है, स्पिरिचुअल जो एक कल्चर रहा है, आध्यात्मिक कल्चर रहा है, उस कल्चर को फिर से लाने की जरूरत है, फिर से स्थापित करने की जरूरत है। जैसा कि आर्यन थॉट, आर्यन लाइफ, आर्यन डिसिप्लिन, टीचिंग ऑफ गीता, वेदांता, योगा, इन सारे चीजों को फिर से स्थापित करने की जरूरत है, फिर से लाने की जरूरत है और इसे पूरे वर्ल्ड में फैलाने की जरूरत है। जब भी श्री अरविंद कल्चरल रिवाइवल की बात करते हैं, जब भी कल्चरल रिवाइवल की बात करते हैं अरविंद, तो वो स्पेशली वो हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदू नेशन की बात करते हैं। जब भी सांस्कृतिक उत्थान की बात करेंगे तो समझ जाइए कि हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, हिंदू नेशन बनाने की बात करते हैं। वो उनका मानना होता है कि हिंदुइज्म जो है, यह हिंदुइज्म सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है। सनातन धर्म, सनातन मतलब होता है सबसे पुराना, जिसका कोई ऐतिहासिक कोई उस तरह का तथ्य नहीं है, मतलब उसका कोई अता पता ही नहीं है कि कब से चलते आ रहा है यह धर्म, बहुत पुराना। सनातन मतलब क्या होता है कि बहुत पुराना, इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है कि एक फिक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इतना ही समय से चलते आ रहा है। जैसे और धर्मों का क्या है, एक फिक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि बुद्धिज्म इतना ईस्वी पूर्व से चलते आ रहा है, जैनिज्म इतना ईस्वी पूर्व से चलते आ रहा है, क्रिश्चियनिटी इतना ईस्वी से चलता है, इस तरह से है, इस्लाम इतना ईस्वी से चलते आ रहा है। लेकिन सनातन धर्म का वैसा कोई ओरिजिन है ही नहीं।
तो इसलिए वो मानते हैं कि हिंदुइज्म जो है वह सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है और यह इंडियन कल्चर का कोर है। जो कोर होता है, जो एक तरह से केंद्र होता है, केंद्र, वह इंडियन कल्चर का हिंदुइज्म ही है, सनातन धर्म ही है, जो कि भारतीय संस्कृति का कल्चर है, कोर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और श्री अरविंद के नेशन एज द डिवाइन इंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको समझने का कोशिश करते हैं। वो राष्ट्र को एक डिवाइन इंटिटी मतलब दैवीय अंग की भांति समझते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो उनका मानना होता है श्री अरविंद का कि जो भारत है, यह भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। उनका मानना होता है कि भारत ईश्वर का अवतार है। क्या है? इनकारनेशन ऑफ गॉड, ईश्वर का अवतार है। यह भारत माता को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, हम लोग नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि भारत माता की जय। तो भारत माता क्या है? भारत माता को वो श्री अरविंद मानते हैं कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। भारत माता क्या है? तो गॉड यहाँ पे अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजे हैं। ईश्वर का यह अवतार है। भारत माता क्या है? ईश्वर का अवतार है। इस तरह से वो डिवाइन इंटिटी मानते हैं भारत को। इस तरह से वो आगे बताते हैं कि भारत माता दैवीय अवतार है और यह दैवीय अवतार यहाँ अपने नागरिकों के माध्यम से दैवीय कार्यों को संपादित करने के लिए हुआ है। यह अवतार क्यों हुआ है? भारत माता का अवतार क्यों हुआ है? क्योंकि भारत माता अपने नागरिकों के माध्यम से दैवीय कार्यों को संपादित करें, निष्पादित करें। इस तरह से अरविंद का जो नेशनलिज्म होता है, अरविंद का नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। वो मानते हैं कि यह जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद जो है, भारत माता का एक जो कंसेप्ट है, यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हम इसे राजनीतिक आंदोलन सिर्फ नहीं समझ सकते हैं। यह एक रिलीजियस एक्ट है, यह धार्मिक कार्य है। हमें भारत माता को आजाद कराना है और इस भारत माता को आजाद कराना सिर्फ एक राजनीतिक कार्य नहीं है, यह धार्मिक कार्य भी है, उनका मानना है। इस तरह से उनका जो नेशन एज ए डिवाइन इंटिटी का कंसेप्ट है वो है। अब हम लोग आगे देखते हैं उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बुक्स जो लिखा गया है, उस बुक्स को हम लोग देखते हैं। तो उनका बुक है सावित्री, द लाइफ ऑफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, एसे ऑन गीता, द सीक्रेट ऑफ वेदा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द ह्यूमन साइकिल। ये उनके महत्वपूर्ण कुछ बुक्स हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा कहीं पे भी। और खास करके नेट के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो नेट के पर्सपेक्टिव से ये बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।